चलिए तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स में। टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सिंपल सा है, आपको रिलेट भी होंगी चीज़ें और ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप पढ़ते जाओगे इनकम टैक्स तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत टफ हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्या है ना, डेप्थ होती है सब्जेक्ट की। अब वो डेप्थ में उतरने के लिए ना आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है उतना। मतलब मैं सिर्फ पढ़ाता जाऊँगा, आप सुनते जाओगे, आप चीज़ों को रिलेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप सब्जेक्ट के साथ चल रहे हो। तो जो ऊपर से पढ़ लेना, अटेंशन ना रखना, ये चीज़ों पर फोकस नहीं करना, तो फिर वो सब्जेक्ट आपको नहीं बैठेगा। तो पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा और रियल लाइफ में ये चीज़ें आगे जाके काम आने वाली है। तो उस इंटेंशन से अगर आप पढ़ रहे हो तो वो इंटरेस्टिंग अपने आप हो जाता है। जो पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में काम नहीं आने वाला तो बोरिंग है, लेकिन काम आने वाला है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है वैसे टॉपिक्स हैं। तो आप प्रैक्टिकली इनको समझने की कोशिश करो, रटने वाला कोई काम नहीं है। सेक्शन टू सेक्शन जाएंगे, मीनिंग को समझेंगे, क्योंकि लैंग्वेज एज इट इज़ कहीं लिखनी नहीं है आपको, तो मीनिंग पे ही फोकस करना है वैसा। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शंस का जो ब्लॉक है यहाँ पे, दैट इज सेक्शन नंबर 22 to 27। हमने बात की थी कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी कमाई को 5 कैटेगरी में बांट दिया। किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो आप क्लासीफाई हो ही जाओगे। सैलरी इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, बिजनेस प्रोफेशन से आने वाली कमाई हो सकती है, कैपिटल असेट्स को बेच के कैपिटल गेन हुआ वो टैक्सेबल हो सकता है। लास्ट ऑप्शन बचता है अदर सोर्सेस। तो उसमें कहीं ना कहीं तो ये क्लासिफिकेशन हो ही जाएगा। उसी में से एक हेड ऑफ इनकम जो हम टारगेट कर रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो वर्ड यूज़ किया है हाउस प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बोला था लिटरली नहीं लेना है। उन्होंने खुद जो है समरी में लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी वर्ड में सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कवर नहीं करना है, इसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो आ ही जाएगी, साथ में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी कवर्ड अंडर दिस टर्म हाउस प्रॉपर्टी। मेनली ये पूरा टॉपिक रेंटल इनकम को टारगेट करता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी है, वहाँ से आप किराया कमा रहे हो, वो किराया टैक्सेबल होगा। अब वो कैसे टैक्सेबल होगा और क्या नहीं टैक्सेबल होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन नंबर 22 से लेके 27 पूरी सीरीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये अच्छी बात है, जब सारे सेक्शन लाइन में आते हैं ना तो याद रखना उतना डिफिकल्ट नहीं होता। रैंडम नहीं है कि कुछ सेक्शन आए कुछ नहीं आए, फिर आप रिलेट कर रहे हो कौन सा है कौन सा नहीं, एकदम सीक्वेंस में चलने वाला है। सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 22, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन। हर एक हेड ऑफ इनकम, जो 5 हेड्स हम पढ़ने वाले हैं, सब में एक एक ऐसा सेक्शन होगा जिसको हम चार्जिंग सेक्शन बोलेंगे, और स्टार्टिंग वाला ही होता है मोस्टली। चार्जिंग सेक्शन जो है वो इसको डिफाइन करता है, इट इज़ अ डेफिनेशन सेक्शन। आपको ये सेक्शन ये क्लैरिटी देगा कि कौन सी टाइप की इनकम एग्जैक्टली इस हेड में टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। एक फ्रेमवर्क आपका डिफाइन कर देगा। इसके बाहर जो भी है वो यहाँ टैक्सेबल नहीं है, इसके अंदर जो कुछ है वो सब कुछ यहाँ पे टैक्सेबल है। तो एक क्लियर बाउंड्री सेट कर देगा कि भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस हेड में टैक्सेबल होती है, वेरी क्लियर। तो इसकी लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड चीज़ों को हमें इंटरप्रेट करना है, उसके बेसिस पे आगे बढ़ना है। बात समझ आ गई? अब थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं, चार्जिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ना जब टैक्सेबिलिटी डिफाइन करने की बात हो रही थी, इनकम कौन सी? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से आ रही है, प्रॉपर्टी इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। अब रेंटल इनकम वाले में ना देखो, सरकार को ना लॉज बनाते टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि यार एसएससी टैक्स चुराने की पूरी कोशिश करेगा। ये इट इज़ अ फाइट, वो टग ऑफ वॉर वाली चीज़ है ना। आप रस्सी यहाँ से खींच रहे हो, वहाँ से खींच रहे हैं, कौन ज़्यादा जोर लगाएगा, वैसी बात है। आप दिमाग लगा रहे हो टैक्स को बचाना कैसे, सरकार दिमाग लगा रही है कि इन लोगों से टैक्स वसूलना कैसे। और अपने जैसी पब्लिक से टैक्स वसूलना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि दिमाग की कोई लिमिट नहीं है। इंडियंस के दिमाग का ना कोई अपर लिमिट नहीं है कि इससे आगे नहीं सोच सकते। जितना अपन सोच सकते हैं उतना पूरी दुनिया में शायद ही कोई सोच पाता होगा, और ये चीज़ सरकार को पता है। तो सरकार में भी वही बैठे हैं, पब्लिक में भी वही बैठी है। तो आपस में ना एक दूसरे के साथ जो फाइट चलता है बड़ा खतरनाक है। तो लॉज बनाते टाइम इतना सोच के बनाना पड़ता है कि ऐसा पकड़ो ना इनको कि भाई पैसा तो निकालना ही है, वैसी बात हो गई। अब जब रेंटल इनकम की बात हो रही है तो सीधा दिमाग कैसे चलेगा? भाई आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी, आपने जितना किराया कमाया वो बता दो, उसके ऊपर टैक्स भर दो, ये सीधा दिमाग है। बट अगर ऐसे पैसे मांगोगे ना तो कुछ मिलेगा नहीं। लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी किराए पे देंगे, किराया कैश में लेंगे, सरकार को बोलेंगे सर प्रॉपर्टी तो खाली पड़ी थी, कोई आया ही नहीं पूरे साल, हमने रेंट कमाया नहीं। जब रेंट कमाया नहीं तो टैक्स कैसा कमाएंगे, तो टैक्स भरेंगे ना। तो जो एक्चुअल रेंट है
अगर उसको बेस बनाया तो कुछ भी वसूल नहीं होने वाला, क्योंकि सब लोग कैश इकोनॉमी ही चलाने वाले हैं। लोग अभी भी कितने लोग किराया कैश में लेते हैं और पूरा बताते नहीं हैं। तो कानून होने के बाद भी वसूली करना इतना डिफ़िकल्ट है, तो कानून ही सिंपल बना दिए तो गए। तो इन्होंने बोला ये तो चलेगा नहीं। सेक्शन 22 में बोला किसी भी प्रॉपर्टी के एक्चुअल रेंट पे हम टैक्स नहीं लगा रहे। तो बोले फिर टैक्स किस पे लगा रहे हैं? बोला किसी भी प्रॉपर्टी के टैक्स कमाने की जो पोटेंशियल है, सॉरी रेंट कमाने की जो पोटेंशियल है उसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। ये प्रीमाइसिस कितना एक्चुअल में किराया कमाती है वो सेकेंडरी है, ये प्रीमाइसिस कितना किराया कमा सकती है वो प्राइमरी है। बात समझ आ रही? तो एक प्रॉपर्टी की पोटेंशियल वैल्यू क्या है, ये कितना किराया कमा के दे सकती है ऑन एन एवरेज, हम उसको टैक्सेबल करेंगे। तो इसका मतलब सरकार ये बोल रही है कि अगर आप ये सोचते हो कि आप ऐसा बोलोगे कि प्रॉपर्टियाँ खाली पड़ी रहती है, कोई किराएदार है ही नहीं, वो बहाना एक हद तक ठीक है, उसके आगे नहीं चलेगा। टैक्स तो आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, प्रोविजन वैसे बनाए हुए। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे एक टर्म उन्होंने यूज़ किया है, दैट इज एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे चार्ज क्रिएट किया जा रहा है। एनुअल वैल्यू का मतलब कि प्रॉपर्टी की पोटेंशियल क्या है, ये कितना किराया कमा के दे सकती है। अब बोले सर ये प्रीमाइसिस है, नॉर्मली कितना रेंट होगा? मतलब भाई ऑन एन एवरेज 30-35,000 मंथली इसका किराया होगा। अब अगर ओनर बोलता है कि नहीं मैंने तो 5,000 में किराए पे दिया है, तो डिपार्टमेंट बोलेगा भाई आप बेवकूफ़ हो, फिर 35,000 की जगह 5,000 में दे दी। बोले नहीं सर इतना ही किराया मिला। बोले हमको कुछ नहीं पता, हम 35,000 को इनकम मानेंगे, उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है, सही किराए पे दो ना, कम किराए पे क्यों दे रहे हो? बोले सर मैं तो किराए पे दी नहीं। तो क्यों नहीं दी? खाली पड़ी थी कि दे देते किसी को, कुछ तो पैसा कमा लेते, अपनी जेब से भरो। तो ये सब जो रूल्स है उस तरीके से बनाए गए कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, उसकी अर्निंग पोटेंशियल को टारगेट किया, एक्चुअल अर्निंग को साइड पे रख दिया, ताकि लोग बहाने नहीं बनाए। बात समझ आ रही? वैसा अब चार्जिंग सेक्शन जो 22 है उसकी लैंग्वेज देखो, उसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बोला चार्ज ऑन एनुअल वैल्यू, जो मैंने आपको बोला चार्ज किसको किया जा रहा है? एनुअल वैल्यू को, एक्चुअल रेंट को नहीं। ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयरटू। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयरटू का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है जिसकी रेंटल इनकम की बात हो रही है, उसमें कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयरटू, अपर्टेनेंट का मतलब अटैच्ड विथ, कनेक्टेड विथ, वैसा हो गया। तो या तो सिर्फ बिल्डिंग हो या बिल्डिंग के साथ ज़मीन का एरिया कनेक्टेड हो, ओपन एरिया कनेक्टेड हो, चलेगा। लेकिन सिर्फ ज़मीन हो तो नहीं चलेगा। इसका दूसरा मतलब ये निकला, ओनली लैंड इज़ नॉट कवर्ड हियर, आइदर बिल्डिंग और बिल्डिंग प्लस लैंड, नॉट ओनली लैंड। इसका दूसरा मतलब ये कि अगर खाली ज़मीन आपने किराए पे दी है तो खाली ज़मीन का किराया हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। वो कहाँ पे जाएगा पता है? अदर सोर्सेज में। ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ से समझनी है। वैसा अब सामने कहीं बोला हो कि भाई वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड इज़ गिवन ऑन रेंट, मेला लगा हुआ है, खाली ज़मीन दे दी आपने, उस पर किसी ने मेला लगा दिया, एग्जीबिशन लगा दिया, ऐसा कुछ है, तो वो जो रेंट आया ना वो एचपी में नहीं कवर होगा, क्योंकि इस डेफिनेशन के हिसाब से बिल्डिंग होनी चाहिए, और बिल्डिंग है ही नहीं, खाली ज़मीन है, तो एचपी में सेक्शन 22 में वो कवर ही नहीं होता। तो कहाँ पे जाएगा फिर? अदर सोर्सेज पे। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं, आप लिख के भी रख सकते हो ये बातें। फिर बोला है ऑफ विच असेसी इज़ द ओनर। आप प्रॉपर्टी के मालिक हो तभी आप किराया ले सकते हो और तभी वो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो सकता है। अब इसमें एक दूसरा ऑप्शन है, सब लेट आउट। अब सब लेट आउट का आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसा बहुत कॉमनली चलता रहता है। अब ये प्रीमाइसिस है, ठीक है, अब प्रीमाइसिस काफ़ी बड़ी है। सपोज ऐसा है कि भाई जितने रूम्स यहाँ पे बने हुए हैं मेरे लिए अभी उतने काम के नहीं है, 1-2 रूम खाली पड़े हैं, मैंने तो ओनर से पूरी प्रीमाइसिस रेंट पे ले ली। अब मान लो मैं 30,000 रेंट उनको पे कर रहा हूँ। अब मेरे पास कोई आया तो बोले सर आपके पास कुछ 1-2 रूम खाली है? बोला हाँ 1-2 रूम खाली है। बोले मुझे पूरा सेटअप तो नहीं करना है, लेकिन कुछ आवर्स के लिए डेली मुझे एक क्लासरूम चाहिए, तो शेयरिंग कर सकते हैं क्या? बोला ठीक है कर लेते हैं। मैंने ओनर से बात की, उन्होंने बोला आप देख लो, मुझे कोई इशू नहीं, मैंने तो आपको जगह दी है, आपको शेयर करना है तो आप कर सकते हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं। बोला ठीक है, परमिशन भी ले ली। अब मैं उनको एक क्लासरूम यूज़ करने को दे रहा हूँ कुछ आवर्स के लिए, तो मैंने बोला आप मुझे 10,000 रुपीज़ रेंट दे देना, 30 तो मैं पे कर ही रहा हूँ, आगे 10 आप मुझे पे कर देना। उन्होंने बोला अफोर्डेबल है, ठीक है मेरे लिए ओके, सारा सेटअप रेडी है। अब मैंने जो इस जगह का किराया उनसे लिया 10,000 रुपये, वो मेरे लिए इनकम है या नहीं है? अब वो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल है, ये क्वेश्चन है। एचपी का हेड क्या बोलता है? प्रॉपर्टी का ओनर होना ज़रूरी है, अगर एचपी में टैक्सेबल होना है तो। मैं तो प्रॉपर्टी का ओनर हूँ नहीं, ये तो सब लेट आउट है। ओनर ने मुझे लेट आउट किया, मैंने आगे सब लेट आउट किया,
तो सब लेट आउट में ऐसा है कि जो रेंट मेरे पास आया है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, वो कौन से हेड में जाएगी, अदर सोर्सेज। समझ आए? क्योंकि इस सेक्शन में ये चीज़ को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे इसको दूसरे हेड में लेके जाना पड़ेगा। अदर सोर्सेज मिसलिनियस है, बचा हुआ हेड है, जो चारों में नहीं कवर होता वहाँ पे कवर हो जाता है बाय डिफॉल्ट, उस वजह से अपने इसको वहाँ पे काउंट करेंगे वैसे। ठीक है, तो सब लेट आउट करना, उससे जो रेंट आता है वो टैक्सेबल तो है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं, अदर सोर्सेज के हेड में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। एंड अदर देन सच प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड फॉर सेल्फ बिजनेस ऑफ विच प्रॉफिट इज चार्जेबल टू टैक्स। ये भी अच्छा पॉइंट है। अब मान लो ऐसा है कि ये जगह मेरी खुद की है, मैं इस जगह का मालिक हूँ और मैं ही ये जगह यूज़ कर रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है? अब उस इनकम पे मेरा टैक्स लग रहा होगा या नहीं होगा ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं, बोले सर इतनी बड़ी जगह है, अगर आप इसको किराए पे दो ना तो महीने का कम से कम 50,000 रुपये किराया आ सकता है। मैंने बोला सर इसको मैं किराए पे दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? बोले नहीं, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉपर्टी की पोटेंशियल तो है ना रेंट कमाने की। मतलब पोटेंशियल तब है जब जगह खाली है, बट अगर ये जगह ऑलरेडी यूज़ हो रही है और मैं उस जगह से इनकम अर्न करके उस पर PGBP का टैक्स भर रहा हूँ, तो फिर ये जगह की पोटेंशियल कैसे हुई? बात समझ आई? तो जो प्रीमाइसेस ऑलरेडी ओनर अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है, उसकी रेंटल इनकम की कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि या तो मैं यूज़ करूँगा या किराएदार यूज़ करेगा, दोनों थोड़ी हो सकता है एट ए टाइम। तो बोला कि अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो अपने खुद के बिजनेस के लिए और आप उसके ओनर हो, तो उस प्रॉपर्टी की कोई रेंट कमाने की पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है, वो फ्री नहीं है, तो फिर उसके ऊपर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं आएगा। नहीं तो सोचो जितने भी लोग खुद की प्रीमाइसेस ओन करके अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी दुकान का रेंटल इनकम का टैक्स भर रहे हैं, जबकि रेंटल इनकम आ नहीं सकती, पोटेंशियल कहाँ हुई? समझ आए? और अगर इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपनी दुकान किराए पे देनी पड़े, तो हर कोई एक दूसरे की दुकान यूज़ कर रहा होगा। बाजू वाले को बोला भाई तू इधर सेटअप कर ले, मुझे तेरी दुकान दे दे, मैं तेरा किराएदार तो मेरा किराएदार, टैक्स कहाँ से भरेंगे फिर? समझ आ रहा है? अननेसेसरी नहीं हो गया? तो बोला नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। तो थोड़ा कॉमन सेंस को रख के सोच के बनाया जाता है, ये पॉइंट है। अच्छा, बिजनेस पार्टनरशिप के फॉर्म में हो तो पार्टनरशिप फॉर्म है तो मैं अकेला नहीं हूँ, पार्टनर भी है, पर जगह मेरी है जो हम पार्टनरशिप फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो भी चलेगा, बिजनेस मेरा ही माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो ये है आपका चार्जिंग सेक्शन नंबर 22। ये पूरा एक पैराग्राफ है, मैंने उसको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है चीज़ों को रिलेट कराने के लिए और कुछ नहीं। तो इट इज़ अ चार्ज ऑन द एनुअल वैल्यू of property consisting of building or land appertaining thereto, of which assessee is the owner, including deemed ownership, and other than such property which is used for self business of which profit is chargeable to tax। बात क्लियर हुई? तो ये पूरा चार्जिंग सेक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये जो एनुअल वैल्यू अपन देख रहे थे ना, एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन यहाँ पे दी है सेक्शन 2 में। ठीक है, अब डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि एनुअल वैल्यू क्या होता है, ये अगर आपको जानना है जाके देखो सेक्शन नंबर 23। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन नहीं दी, एड्रेस दिया हुआ कि कहाँ जाके आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा सेक्शन 23 में, तो वो तो अपन पढ़ने ही वाले हैं। उसके पहले आपको नीचे कुछ केस लॉज के डिसीजन दे रखे, वो देख लो। अब केस लॉज के डिसीजन में क्या बोला है? फर्स्ट पॉइंट, द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग need not also be the owner of the land upon which it stands। बिल्डिंग आपकी है लेकिन ज़मीन के मालिक आप नहीं, ऐसा हो सकता है? ये कैसी बात है? कल को ज़मीन का मालिक बोलेगा मेरी ज़मीन खाली करो, तो बिल्डिंग लेके कहाँ जाओगे? समझ आ रहा है? बट ये वो वाला केस है जहाँ पे लीज होल्ड लैंड होती है, ज़मीन लीज पे लिए, उस पर कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है, अब लीज होती है 49 ईयर्स 99 ईयर्स, तो लॉन्ग टर्म है वो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आज इतना खर्चा करके बिल्डिंग बना दी और कल को 2 साल के बाद वो बिल्डिंग आपको कहीं लेके जानी पड़ेगी, वैसा नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म लीज वाली प्रीमाइसेस होती है कि ज़मीन सरकार ने लीज पे दी है, ऊपर कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है ऐसी जो प्रीमियम लोकेशंस पे होती है, तो सरकार वो प्रॉपर्टी जो है आपको बेचती नहीं है, लीज पे देती है। कि अपने दमन में जितने रिजॉर्ट्स बने हुए हैं ना बीच साइड पे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लीज पे है। कोई 49 ईयर्स की लीज़ होती है, कोई 25 ईयर्स की लीज़ होती है, कोई 99 ईयर्स की लीज़ होती है, फिर रिन्यूअल पे होती है। हर साल थोड़ा थोड़ा लीज़ रेंट पे करो और 49 ईयर्स के बाद ज़मीन के पेपर आपके नाम पे करेंगे।
पर तब तक सरकार उससे पैसा कमाती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूसिव लोकेशंस पे जो होती है वहाँ पे लीज रेंट वाला सिस्टम चलता है, बड़ा कॉमन है। अब जिसने कंस्ट्रक्शन किया है वो सोचेगा यार मैं टेम्पररी जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। अरे एग्रीमेंट तो किया है, 49 ईयर्स कोई छोटी बात थोड़ी है। 49 ईयर्स के बाद तो आपका कंस्ट्रक्शन भी शायद डिटीरियोरेट होकर ख़त्म ही हो जाएगा। तो 50 साल तक तो पैसे कमा लो, उसके बाद आप बचोगे तो सोच लेना आगे क्या करना है, इतना क्या प्रेशर लेना है। तो 49 ईयर्स तो बहुत हो गए, 99 ईयर्स तो कुछ ज़्यादा ही हो गए, 2-3 जनरेशन आपकी निकल जाएगी उसमें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लीज एग्रीमेंट्स होते हैं वैसे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड ओनरशिप। अब प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा चल रहा है, मालिक कौन है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो असली मालिक कौन है अभी तक प्रूव तो हुआ नहीं है। अब उस प्रॉपर्टी पे जो रेंटल इनकम ड्यू हो सकती है, उस पर जो टैक्स बनता है उसका क्या करें। अब आप और मैं झगड़ रहे हैं कोर्ट में, प्रॉपर्टी का मालिक कौन। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर का फ़ोन आया, बोले भाई टैक्स कौन भरेगा, सर उसको बोलो। फिर आपको फ़ोन किया, बोले सर उसको बोलो। बोले ये क्या बात हुई, लड़ तो तुम दोनों ही रहे हो ना, मालिक तो तुम दोनों हो ना अपने अपने हिसाब से। अब टैक्स देने की बारी है, दूसरे को क्यों बोलूँ, समझ आ रहा है तो भरो। अब असेसिंग ऑफिसर जो है वो कंफ्यूज हो रहा है किससे टैक्स वसूल करूँ। तो या तो वो दोनों पार्टी से आधा आधा वसूल कर सकता है, या किसी एक पार्टी से वसूल कर सकता है जिससे उसको लगता है कि ये शायद ओनर हो सकता है, वैसा है। अब पॉइंट ये है कि जिससे टैक्स वसूला, कोर्ट में केस चला 5 साल 10 साल, 10 साल से आप टैक्स भर रहे हो, ठीक है, और अल्टीमेटली केस मैं जीत गया, तो प्रॉपर्टी तो मुझे मिल गई और टैक्स आपने भरा। तो आपको नहीं लग रहा है कि डबल दोनों साइड से कट गया अपना, प्रॉपर्टी भी गई और टैक्स का पैसा भी चला गया, समझ आ रही। अब ऐसा अगर होता है तो कोर्ट अपने डिसीजन में ये चीज़ क्लियर कर देता है कि जो ओनर प्रूव हुआ है सामने वाली पार्टी को वो टैक्स का पैसा विद इंटरेस्ट रीइंबर्स करेगा, तो आपका पैसा तो आपको वापस मिल जाता है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ऑर्डर में वो चीज़ें कवर हो जाती है वैसा, ठीक है। तो डिस्प्यूटेड ओनरशिप वाले केस में ना असेसिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा। फिर नेक्स्ट है HP यूज्ड बाय असेसी, हाउस प्रॉपर्टी यूज बाय असेसी इन हिज पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, जो पार्टनरशिप फॉर्म के थ्रू भी आप बिजनेस कर रहे हो वो भी चलेगा, और वो दिस हेड है, वो हिज हेड नहीं है, वो करेक्ट कर लेना। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी चार्ज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन इफ इट इज़ इंसिडेंटल विथ बिजनेस इनकम। अच्छा पॉइंट है। अब मैंने एक फैक्ट्री सेटअप करनी, रिमोट एरिया है, सिटी से दूर ही परमिशन मिलती है। अब फैक्ट्री जितनी दूर है, अगर मुझे वहाँ पे लेबर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, तो सिटी से डेली ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आसपास में रेजिडेंशियल कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, तो मुझे वहाँ पे ना उनको क्वार्टर्स बना के देने पड़ेंगे, रूम्स बना के देने पड़ेंगे। बना दिए मैंने। अब रूम्स के मेंटेनेंस के लिए मैंने उनको बोला कि भाई आपको थोड़ा सा रेंट पे करना पड़ेगा, फ्री नहीं है, बिकॉज कहीं और भी रहोगे तो किराया तो लगना ही है आपका, तो मैं नॉमिनल चार्ज करूँगा जिससे उस क्वार्टर वाली प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस चलता रहे। तो एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई, एक एम्प्लॉय सर्वेंट क्वार्टर बना दिए और वहाँ पे सबको रूम्स दे दिए, थोड़ा बहुत किराया चार्ज कर रहा हूँ। ये किराया मेरे लिए कौन से हेड में टैक्सेबल है, ये क्वेश्चन है। रेंटल इनकम है वैसे तो हाउस प्रॉपर्टी में आनी चाहिए, बट यहाँ कोर्ट केस में डिसाइड ये हुआ था कि रेंटल इनकम कमाना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तो फैक्ट्री बनाई तो साथ साथ में सेटअप करना पड़ा, तो बोले ये जो इनकम चार्ज हो रही है वो PGBP में टैक्सेबल होगी मेरी मेन बिजनेस इनकम के साथ, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये सब कोर्ट केस के डिसीजन है, वैसे बोला हुआ है। बोलो पॉइंट क्लियर, बात समझ आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ सेक्शन नंबर 23। ये है कैलकुलेशन वाला सेक्शन। इसमें आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी बात हो रही थी एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है, एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है। तो एनुअल वैल्यू होती क्या है, किसी प्रॉपर्टी की पोटेंशियल कितनी है रेंट कमा के देने की, वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए यहाँ फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब 23 में मैं चीज़ों को 2 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। पहला कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेट आउट का मतलब आपने किराए पर दे रखी है। दूसरी कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब जिस घर में आप रह रहे हो। अब मुझे बताओ, जिस घर में आप रह रहे हो उस घर की किराया कमा के देने की पोटेंशियल कितनी है। जो घर में आप खुद रह रहे हो आपकी फैमिली के साथ, वो घर
कितना कितना रेंट आपको कमा के दे सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है? अगर आप घर में रह रहे हो तो किराए पे कैसे दोगे, और किराए पे दे दिया तो आप कहाँ जाके रहोगे? बात समझ आ रही? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है उसकी एनुअल वैल्यू होती है 0, क्योंकि उसकी कोई पोटेंशियल है ही नहीं ना, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड वैसा। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है उसमें तो गिनना पड़ेगा ना, कितना रेंट आना चाहिए, कितना आप चार्ज कर रहे हो, वैसा होगा। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में ना 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे, जिसके बेसिस पे हम उसकी एनुअल वैल्यू गिन सकते हैं। वो 3 स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेट आउट वाले केस में, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेड रेंट। सारे नए नए टर्म्स आएंगे बट धीरे धीरे समझ आता जाएगा। तो सारा फ्लो चार्ट में लिखा हुआ ही है, तो आप देख भी सकते हैं वहाँ से। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेशन किसकी यहाँ पे? डिपार्टमेंट की। किससे? आपकी प्रॉपर्टी से, कि आप कितना रेंट कमा के दे पाओगे, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट। अब डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस कैसे सेट होती है? वो कैसे बैठे बैठे सोच रहा है कि ये प्रीमाइसिस हर महीने इतना किराया कमा के दे सकती है? कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना। इनकम टैक्स ऑफिसर कोई भी रैंडम अमाउंट दे देगा, आप सवाल लोग पूछोगे ना, सर आपने गिना कैसे? कोई लॉजिक तो होगा। तो भी लॉजिक तो उन्होंने सेक्शन के अंदर ही लिख दिया। इन्होंने बोला यहाँ पे हम 3 फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। पहला फैक्टर जो है दैट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल वैल्यू, सेकेंड फैक्टर इज़ फेयर रेंट एंड थर्ड इज़ स्टैंडर्ड रेंट। 3 फैक्टर्स है। म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब है अपने जैसे यहाँ पे एसएमसी है ना, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो उनके रूल्स के हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं, कैलकुलेशंस होती है कि इस प्रीमाइसिस का आइडियल रेंट किस रेंज में होना चाहिए। कैसे डिसाइड होता है? पॉपुलेशन के बेस पे, एरिया के बेस पे, कितने स्क्वायर फुट की जगह है, कौन से फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। ऊपर के फ्लोर पे जाओ तो किराया कम हो जाता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर होगा तो रेंट ज़्यादा मिलता है। तो वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करके एसएमसी वाले या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले एक म्यूनसिपल वैल्यू निकालते हैं। इसी म्यूनसिपल वैल्यू के बेसिस पे वो प्रॉपर्टी का टैक्स चार्ज करते हैं। जो वेरा बिल आता है ना, उसमें वही फैक्टर यूज़ होता है। वैसे दूसरा पॉइंट है, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट जो है वो मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई पे। आप कहीं जगह किराए पे लेने जाते हो, आजू बाजू पूछते हो ना, भैया यहाँ पे किराया क्या चलता है? तो बोले इतनी शॉप का 15,000 के आसपास होता है, हमारी तो 12,000 में चल रही है, पुरानी है, अभी आप लोगे तो 15 के अराउंड होगा, थोड़ा बार्गेन कर लेना। बात समझ आ गई? तो जो मार्केट जो रेंट डिसाइड करता है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड फेयर रेंट, ठीक है। तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट। इसका एक एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ इंडिया। उस एक्ट में कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे रेंटल अमाउंट डिसाइड होता है। ये तीनों फैक्टर को डिपार्टमेंट यूज़ करता है और एक्सपेक्टेड रेंट का कैलकुलेशन करता है। बात समझ आ रही? अब ये तीनों फैक्टर्स को कैसे यूज़ करना है वो समझो। अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करोगे तो याद रखने में अच्छा रहेगा। अल्फ़ाबेटिकली पहले 2 कौन से आ रहे हैं? ABCD याद है? हाँ, फेयर रेंट और दूसरा फिर म्यूनसिपल वैल्यू। तो फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू जो है वो कंपेयर होती है और इसमें सिलेक्ट होता है विच एवर इज़ हायर। जो अमाउंट सिलेक्ट हुआ वो कंपेयर होता है विथ स्टैंडर्ड रेंट और इन दोनों में से सिलेक्ट होता है विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, ये तरीका है। तीनों में से अल्फ़ाबेटिकली जो पहले 2 आते हैं वो पकड़ लो, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। दोनों में से करो विच एवर इज़ हायर। जो अमाउंट सिलेक्ट हुआ उसको कंपेयर करो विथ स्टैंडर्ड रेंट, फिर उन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करो विच एवर इज़ लोअर। तो अल्टीमेटली जो अमाउंट आया उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। तो भाई डिपार्टमेंट की मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो है रेंट को लेके वो इतनी रहेगी। ये सारे अमाउंट्स आपको सब में दिए हुए होते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ हायर लोअर लगाना होगा और कंपैरिजन करना होगा, वैसा। अब ये चीज़ें याद होनी चाहिए, नहीं याद हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी लिखा हुआ सारा है नोट्स में। कंफ्यूजन कुछ समझ आ रहा है? सब क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये सब करके एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया। ये डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम इतना तो भाई आप महीने का चार्ज करोगे, एनुअल रेंट चार्ज करोगे, वैसा। सेकंड स्टेप है टू फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू पे नहीं पहुंचे अभी हम, सेकंड स्टेप में ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में कंपैरिजन होता है एक्चुअल रेंट का और एक्सपेक्टेड रेंट का। डिपार्टमेंट मिनिमम जितनी एक्सपेक्टेशन रखता है, अगर आप उससे ज़्यादा रेंट चार्ज कर रहे हो तो दे आर मोर देन हैप्पी, भाई उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है। मान लो ये सब अमाउंट निकाल के आता है महीने का 20,000,
और आप चार्ज कर रहे हो महीने का 22,500, तो डिपार्टमेंट तो खुश है, तो उनको 22,500 के हिसाब से टैक्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर 20 से नीचे चार्ज कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। अब ये सारा कंप्यूटेशन यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में दिखेगा, कहाँ पे क्या करना है, एक एक करके सारे कॉम्बिनेशंस अपने समझते जाते हैं। और अगर चाहिए तो मैं एक एग्जांपल भी बना देता हूँ, तो वो पूरा कंटिन्यू होता रहेगा। यहीं से शुरू कर देते हैं। देखो एक्सपेक्टेड रेंट की बात हो रही है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब कुछ अपने अज्यूम कर लेते हैं। लेट द म्यूनिसिपल वैल्यू बी 15,000 रुपीज़ पर मंथ, मंथली ले रहा हूँ, एनुअल भी हो सकता है। फेयर रेंट को अज्यूम कर लेते हैं 12,500, और स्टैंडर्ड रेंट ले लेते हैं 16,000। चलो ये कुछ डेटा है, आप बता दो मुझे एक्सपेक्टेड रेंट क्या होना चाहिए इस हिसाब से। सोच लो, तीनों अमाउंट आपके सामने, ये रहा, ये दोनों में से विच एवर इज हायर, तो 15 सिलेक्ट होगा। कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, फिर से 15 सिलेक्ट होगा। तो दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। चलो आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो बात समझ आ गई। तो 15,000 रुपये महीना अगर एक्सपेक्टेड रेंट है, तो पूरे 12 महीने का जो एनुअल रेंट होगा वो हो जाएगा 1,80,000। तो डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि आप इस प्रॉपर्टी से एनुअली 1,80,000 रुपीज़ का किराया कम से कम कमाओ। आप इससे ज़्यादा कमा रहे हो अच्छी बात है, कम कमा रहे हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम है वैसे। अब सेकेंड स्टेप ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो इसी को लेके आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर, ये नोट कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, वैसा अब इसमें कंपैरिजन होगा एक्चुअल रेंट का और एक्सपेक्टेड रेंट का। एक्चुअल रेंट जो आपने चार्ज किया और एक्सपेक्टेड जो डिपार्टमेंट ने अज्यूम किया। मान लो उन्होंने तो 1,80,000 अज्यूम किया, जो अपन ने अभी कैलकुलेशन किया था। दिस इज ₹15,000 पर मंथ, और एक जो है एक्चुअल रेंट का कुछ डेटा अपने पास होना चाहिए। आपने जो प्रॉपर्टी किराए पे दी, आपने 17,000 रुपये महीना चार्ज किया और पूरा साल के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट की है, और ये आपका कलेक्शन हो रहा है। दिस इज़ 2,04,000। ये पहली सिचुएशन है। बोलो अब इस सिचुएशन में डिपार्टमेंट को आपसे कोई प्रॉब्लम होगी? लॉजिक लगाओ। उन्होंने क्या बोला, भाई कम से कम इतना तो चार्ज करना, आपने तो ज़्यादा ही चार्ज किया, तो दे आर हैप्पी, अच्छी बात है, बोले कंटिन्यू करो वैसा है। तो इस सिचुएशन में आपका जो एक्चुअल रेंट है वो ER से ज़्यादा है, यू आर चार्जिंग मोर देन द एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस सिचुएशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? जो आपने चार्ज किया है वो सही तो जा रहा है, डिपार्टमेंट को इसके ऊपर टैक्स मिलना चाहिए और मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे AR जो है वो ER से ग्रेटर है, तो GAV जो आएगा वो किसके बराबर होगा? AR के बराबर होगा। एक एक इंस्टेंस आपको नंबर के साथ ही बता रहा हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेकेंड केस देखो, वेयर AR इज लेस देन ER एंड इज द रीज़न वैकेंसी। अब ये सिचुएशन सेट करते हैं, मैं नंबर्स बार बार यही यूज़ करूँगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये केस तो क्लियर हो गया ना आपको। सेकेंड वाला केस ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला है AR इज़ लेस देन ER। ER कितना अपना? 1,80,000, और आपका जो एक्चुअल रेंट आया है वो है 1,60,000, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम है। अब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज़ द रीज़न वैकेंसी। व्हाट इज़ वैकेंसी? प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, मैंने बाहर बोर्ड लगा रखा है अवेलेबल फॉर रेंट, कोई किराएदार आया नहीं, दैट इज़ वैकेंसी। ठीक है, अब वैकेंसी का अगर रीज़न हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो समझते हैं। अपने ऐसा मान लेते हैं कि जो अपनी प्रॉपर्टी है जिसकी बात हो रही है ना, दिस वॉज लेट आउट फॉर 10 months एंड इट वॉज वेकेंट फॉर 2 months, ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आपने तो पूरी कोशिश की थी, प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, ऐसा नहीं कि आप खुद यूज़ कर रहे थे, लेकिन किराएदार मिला नहीं। क्या 2 महीने जल्दी छोड़ के चला गया साल के बीच में, ये 2 महीना लेट आया, 10 महीने के लिए ही लेट आउट हुआ, और उस 10 महीने का किराया है 1,60,000 जो ये कलेक्ट हुआ है। दिस इज़ फॉर 10 months। अब एक्चुअली देखा जाए तो AR इज़ लेस देन ER, ये प्रॉब्लम है। डिपार्टमेंट बोले अरे ऐसे कैसे चलेगा, आपने तो कम चार्ज किया। तो आप बोलोगे सर रीज़न वैकेंसी है, मैंने कम नहीं चार्ज किया। इंटेंशन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे
2 महीने तक प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही, मैंने बोर्ड लगा के रखा था, कोई आया नहीं। प्रॉपर्टी लेट आउट कितने टाइम के लिए हुआ? 10 महीने के लिए। आप ये देखो कि मैंने 10 महीने में कितना चार्ज किया, 160। मंथली कितना हो गया ये? 16,000 हो गया। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मंथली मुझे कितना चार्ज करना चाहिए था? 15,000। मैंने ज़्यादा ही चार्ज किया है ना। आप मेरा इंटेंशन तो देखो, मैंने बेस लिमिट से कम रेंट चार्ज नहीं किया है। रेंट तो मंथली कोट होता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो मुझे 15,000 चार्ज करना चाहिए था, मैंने 16 चार्ज किया। अब वैकेंसी आ गई तो मैं क्या करूँ? डिपार्टमेंट बोलेगा भाई रुक जाओ हम चेक कर लेते हैं। आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि देखो सर, ये पूरा अगर 12 महीने लेट आउट हुआ होता मेरे चार्ज किए हुए रेट के हिसाब से, कलेक्शन कितना आता? समझ रहे हो? आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही कमा के देता ना मैं। तो ये जो शॉर्टफॉल है ये मेरी वजह से नहीं है, शॉर्टफॉल वैकेंसी की वजह से, और वैकेंसी मेरे हाथ में नहीं है। बात समझ आ रही? तो डिपार्टमेंट ने बोला फेयर इनफ। देखा जाए तो आपने जिस रेट पे रेंट चार्ज किया है वो रेट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही है। तो लेट आउट करने वाले की नीयत में कोई खोट नहीं है। अब उसको किराएदार नहीं मिला तो बेचारा क्या करेगा? बात समझ आ रही? तो यहाँ डिपार्टमेंट ने आपको फेवर किया, बोले हाँ बात समझ आ रही है हमें, क्योंकि ये रेट सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ़ AR इज़ लेस देन ER and if the reason is only purely vacancy, then GAV will be equal to AR। बात को समझना है, ठीक है? अगर रेंट कम कलेक्ट हुआ है लेकिन रीज़न सिर्फ वैकेंसी है, रेट का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जितना आपने कमाया है वही GAV मान लिया जाएगा। डिपार्टमेंट इसके ऊपर टैक्स आपसे वसूल नहीं करेगा। लॉजिक समझ आए? तो रटने वाली चीज़ नहीं, लॉजिकल है कि ऐसा क्यों है, क्यों उन्होंने ऐसा सोचा हो? आपके सामने है, आपकी साइड ले रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने रेट सही चार्ज किया। ये अगर आपने गलत रेट चार्ज किया होता तो प्रॉब्लम है। समझ आ रहा है? आपने पूरे साल के लिए लेट आउट किया, सपोज 12 महीने के लिए, और रेंट कलेक्ट हुआ 1,44,000। अब गड़बड़ नहीं है, आप बोले वैकेंसी भी नहीं है, आपने रेट ही गलत चार्ज किया है, तो सिर्फ 12,000 होता है महीने का, कम से कम 15,000 करना चाहिए था। वहाँ फंस जाओगे। लेकिन इस सिचुएशन में असेसी की या ओनर की कोई गलती नहीं है, तो उसको बोला ठीक है भाई, फिर जितना आपने कलेक्ट किया है ना उतना सही है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलनी है। बोलो, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ क्वेरी? ये केस नंबर्स समझ आ रहा है? मैं इन्हीं नंबर्स में थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ, तो देखो बात कैसे बदल जाएगी वो देखना। ER अपन सेम रखेंगे, पूरा वही लेके चलेंगे, 1,80,000 एंड 15,000 पर मंथ, ये फिक्स रखते हैं, इसको बार बार चेंज नहीं करते। जो एनुअल रेंट है आपका वो उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। AR इज 1,40,000, वैकेंसी 2 मंथ्स, ठीक है, लेट आउट 10 मंथ्स इम्प्लाइड हो गया। अब अगेन AR इज लेस देन ER, वही प्रॉब्लम है ना फिर से, दिस इज लेस देन ER। आप बोल रहे हो सर वैकेंसी, बोले रुक जाओ यार चेक तो करने दो क्या वैकेंसी। बोले सर वो 2 महीना वैकेंसी थी ना इसलिए प्रॉब्लम आया। बोले नहीं हम एक बार पहले वेरीफाई करने दो इस चीज़ को कि एक्चुअल में रीज़न सिर्फ वैकेंसी है या आपके रेट में गड़बड़ है, वही तो देखना पड़ेगा। आपने 1,40,000 चार्ज किया है फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स। अब डिपार्टमेंट ना इसको एन्यूलाइज करेगा, एनुअल रेंट गिनेगा कि अगर इसी रेट पे जैसे 1,40,000 फॉर 10 मंथ्स, तो भाई 12 मंथ्स का कितना, ये गिन के देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 168 आ रहा। डिपार्टमेंट बोलेगा ये देखो अगर पूरे 12 महीने इस हिसाब से लेट आउट कर भी लेते तो कौन सा 180 कलेक्ट होने वाला था। वैकेंसी के बहाने बना रहे हो ठीक है, लेकिन रेट तो गलत है ना। 1,40,000 10 महीने का चार्ज किया तो 14,000 पर मंथ हो गया। हमारी तो एक्सपेक्टेशन 15 की थी, कहाँ से कलेक्शन बैठने वाला है। तो बोला भाई ये तो नहीं चलेगा, गलत है। अब इस केस में ना डिपार्टमेंट गुस्सा हो गए, सीधा ER को बेस बना देगा। फिर आप बोलोगे सर बट वैकेंसी है तो सही ना। चलो मैंने रेट गलत चार्ज किया होगा, बात समझ आती है, बट 2 महीने की वैकेंसी भी तो है, उसका कोई फ़ायदा नहीं दोगे। अब वो भी मिलना तो चाहिए क्योंकि 2 महीने की एक्चुअल वैकेंसी तो है। तो फिर बोला चलो ठीक है एक काम करो, हम ER को ही बेस बनाएंगे, आप उसमें से ना लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर लो, ठीक है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी आप लेस कर लो। अब वो होगा कितना, देखो ER कितना है 1,80,000
वैकेंसी की वजह से कितना लॉस हुआ आपका, आप कुछ अमाउंट बता सकते हो? 28,000। बाकी लोग भी सोचो, वैकेंसी की वजह से आपका कितना किराया लॉस हुआ? 28,000 ठीक अमाउंट है या कुछ और आएगा? कॉमन सेंस वाली चीज़ है, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना उसमें। 2 महीने और किराए पे आप नहीं दे पाए जगह, तो उसमें आपका कितना नुकसान हुआ किराए का? 28,000। देखिए आप जिस रेट से दे रहे हो उसी रेट से आपका लॉस हुआ ना। आप तो 14,000 पर मंथ के हिसाब से लेट आउट कर रहे हो, और 2 महीने लेट आउट कर भी लेते, इतना ही कलेक्ट होता है। डिफरेंस कितना? 28,000। बोला ठीक है, काम करो 28,000 इसमें से माइनस कर देना, बस बाकी का टैक्सेबल कितना बचता है देखो ये 152। अब देखो आपका एक्चुअल कलेक्टेड रेंट कितना? 140, और टैक्सेबल कितना कर रहे हैं? 152। बात समझ आ रही है? तो कुछ ज़्यादा ही टैक्सेबल हो रहा है ना, इसलिए डायरेक्ट AR अलाउ नहीं किया, ER माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी कराया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? रेट तो गलत है ही, पर वैकेंसी भी है, तो गलत रेट की पेनल्टी तो आप पे लगानी पड़ेगी, बट वैकेंसी का आपको बेनिफिट देना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला ऐसा बनाया है। बात समझ आ रही है? अभी थोड़ा सोचोगे तो लर्निंग वाला काम खत्म हो जाएगा। लॉजिक समझ, लॉजिकल है, विदाउट लॉजिक कुछ भी बना के नहीं दिया हुआ है, हर चीज़ के पीछे कुछ सोच है, वो आपको सोच समझने की किया क्या है उन्होंने, आपका हर सम बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखो फ्लो चार्ट में आपको दिखेगा, इज़ वन ऑफ द रीजन्स वैकेंसी, ऐसे लिखा हुआ है। वैकेंसी इज़ नॉट द ओनली रीज़न, वन ऑफ द रीजन्स इज वैकेंसी। अनदर रीज़न इज द प्रॉब्लम ऑफ रेट, रेंटल पर मंथ इज रॉन्ग, इट इज़ लेस देन द मिनिमम अमाउंट, वो प्रॉब्लम। बोलो बात समझ आई? तीसरा जो केस में बचा है, इज़ द रीज़न वैकेंसी नो, वो जो बोला हुआ है ना, वो बड़ा सिंपल हो गया। ER 180, AR 170, वैकेंसी 0, नो वैकेंसी। 12 महीना पूरा लेट आउट था, रेंट कितना कलेक्ट किया? 170। गलत है ना, आपने रेट ही गलत चार्ज किया, इसमें तो वैकेंसी का बहाना भी नहीं है। तो यहाँ GAV कितना होगा? कॉमन सेंस, ठीक है, समझ आए? तो जो इस रीज़न ओनली वैकेंसी में नो लिखा है वो ये वाला केस वैसा। हाँ ये वाला लिख दिया सर, बाकी हाँ नहीं, यहाँ से देख लो, नोट कर लो एक बार, शांति से लिख लो सारा जो भी आपको सही लगे। एक एग्जांपल बन जाता है ना, तो नंबर्स के साथ जल्दी रिकॉल होगा नेक्स्ट टाइम, इसीलिए ये कंसेप्ट बार बार सोचने में टाइम जाता है। लिख लो जो जो बाकी है, कंप्लीट कर दो।
वो फ्लो चार्ट है ना, उसी में लिख लो आप नीचे जो जो कैटेगरी ना, तो भी चलेगा। कुछ नहीं समझ आया, कोई पॉइंट वापस पूछना है तो बता दो। क्लियर है सारे पॉइंट्स? हो गया, ये वाला लिख लिया? ठीक है, डन। चलो अब जीएवी तक तो आ गए। अब लास्ट स्टेप बचा है, दैट इज एनुअल वैल्यू। अब इसमें इन्होंने बोला है जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा, फिर जो बचेगा उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्स पे थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें बोला है म्यूनिसिपल टैक्स बॉर्न एंड पेड बाय द असेसी इन प्रीवियस ईयर। मेरा बिल जो बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स, उसकी बात हो रही है। म्यूनिसिपल टैक्स बॉर्न एंड पेड बाय द असेसी, असेसी मतलब ओनर, इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जितना भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है बीइंग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उतना डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स पिछले 2 साल का बाकी था वो भरा है तो आप पूरा डिडक्शन ले लो। प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपने अगले साल का एडवांस भर दिया तो भी आप डिडक्शन ले लो। पेमेंट बेसिस पे होता है। एसएमसी की वेबसाइट पे अपने जाते हैं, कितनी बार वो लोग आपको बोलते हैं कि 2 साल का एक साथ भरना है, भर दो, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपने 2 साल का एक साथ इसी प्रीवियस ईयर में भर दिया तो पूरा डिस्काउंट यहीं पे ले लो। अगले साल नहीं मिलेगा, फिर मतलब जिस साल में जितना भरा उतना डिस्काउंट आप उस साल में ले लो। किसी साल में पे करना बाकी रह गया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब तक पे नहीं करोगे तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये म्यूनिसिपल टैक्स किसका भरा हुआ होना चाहिए? ओनर का। ठीक है, बॉर्न एंड पेड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इनकम में तो ओनर की है ना। तो अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स का बर्डन टेनेंट पे डाला हुआ है तो आप ये डिडक्शन यहाँ पे नहीं ले पाओगे। प्रॉपर्टी टैक्स थोड़ा नेगोशिएबल होता है। कितनी बार ऐसा होता है टेनेंट पे करता है, कितनी बार ऐसा होता है ओनर पे करता है, कितनी बार आधा आधा पे करते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, वैसा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है? तो आधा क्लेम करेगा। हाँ, जितना वो भरेगा उतना क्लेम करेगा। सिंपल, जो रेशियो में वो भरेगा उतना क्लेम करेगा। चलिए, तो ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली आता है आपका एनुअल वैल्यू, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक बात समझ आई? मतलब एक इलस्ट्रेशन है जिसमें 3 हाउसेस की बात की हुई है। ये कैलकुलेशन मैंने तो आपको करवा ही दिया, ऐसे सेम कैलकुलेशन आपको चेक करना है। तो इलस्ट्रेशन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं पहले बाकी के सब सेक्शंस कंप्लीट कराता हूँ, ये आप होमवर्क में कोशिश करके एक बार देख लो। आंसर फिर मैं कल डिस्कस करा दूँगा। कौन सा? नो वाला केस में तो कुछ भी नहीं था ना। रीज़न इज़ नॉट वैकेंसी, वो वाला ना, वो तो अपन ने जो लास्ट में देखा यही वाला केस है। तो भाई एक्सपेक्टेड रेंट है पूरे साल का 180, आपने पूरे साल के लिए लेट आउट किया, वैकेंसी तो 0 है, लेकिन रेंट कितना चार्ज किया? 170। कम है ना। इसमें क्या है, एक्सक्यूज़ दोगे डिपार्टमेंट को? कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं अपने पास। तो सीधा ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसको मान लिया जाएगा? ER को, और कैलकुलेशन उसी के बेस पे आगे बढ़ जाएगा वैसे। ठीक है,
हम लोग जीएपी के बाद जो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे उसके बाद क्या होगा? जो आया वो एनुअल वैल्यू एवी, वही तो फाइंड कर रहे थे कब से। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 है। इसमें बोला है अगर एक प्रॉपर्टी आपकी खुद की सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर्टी बंद पड़ी है फॉर एनी रीज़न, तो आप उसको यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड कैटेगरी में क्लेम करके उसकी एनुअल वैल्यू को 0 क्लेम कर सकते हो। सिंपल भाषा में, जो प्रॉपर्टी आप खुद यूज़ कर रहे हो उसकी खुद की कोई पोटेंशियल नहीं है रेंटल इनकम जनरेट करने की, तो वो प्रॉपर्टी जो है आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करके उसके ऊपर एनुअल वैल्यू सीधा 0, मतलब स्टेप 1 2 3 कुछ नहीं, सीधा आंसर ही 0 आ गया, कुछ गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, ना एक्सपेक्टेड रेंट, ना म्यूनसिपल वैल्यू, ना फेयर रेंट, ना AR, कुछ भी नहीं आएगा, सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा AV = 0। तो जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो उसको किराए पे कैसे दोगे। इसमें एक और इंस्टेंस कवर हो जाता है, उन्होंने ऐसा लिखा है ऑक्यूपाइज इट फॉर हिज ओन रेसिडेंस और कैन नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाई इट ड्यू टू एनी रीज़न। अब ये कैन नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड फॉर एनी रीज़न का क्या मतलब हुआ? कितनी बार ऐसा भी होता है कि लोग जॉब पर्पज़ के लिए दूसरे सिटी में रह रहे हैं, जैसे आप सूरत में रहते हो, आपका घर है यहाँ पे, आप मुंबई में जॉब करने के लिए गए हो, अब रहना तो मुंबई ही पड़ेगा, डेली अप डाउन करना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपने मुंबई में कोई किराए की जगह ले रखी है, बट कंपनी में आपके सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो वीकेंड में आप सूरत आ जाते हो। सब लोग मुंबई वाले मोस्टली यही करते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे वहाँ रहते हो, सैटरडे संडे सूरत आते हो। अब आपने अगर ये घर किराए पे दे दिया तो सैटरडे संडे आके रहोगे कहाँ, और हर बार आके किसी और प्रीमाइसिस में रहोगे तो वहाँ का खर्चा लग जाएगा, तो फिर मतलब क्या रहेगा। तो आपने ये प्रीमाइसिस जो है वेकेंट रखी है इस रीज़न से कि मैं वीकेंड में आता हूँ तो मैं यहीं रहता हूँ, तो दिस इज़ एज गुड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, चलेगा। तो इसकी कोई रेंटल इनकम की पोटेंशियल नहीं मानी जाएगी वैसे। चलिए अब इसमें बोला है, ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना, इसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया था और एक इंडिविजुअल पर्सन को 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करना अलाउ किया। अब ये कैसे वर्क करता है समझो। आपके घर में ना 4 लोग हैं फैमिली में, आपके मतलब पेरेंट्स ने एक प्रॉपर्टी खरीदी तो आपके फादर के नाम पे खरीदी सपोज, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी तो मदर के नाम पे खरीदी। लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, उससे क्या होता है ना, हर एक इंडिविजुअल एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करता है, तो अगर दूसरी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा, और अगर कैश में किराए पे चढ़ा भी दी तो किसी को पता नहीं चलेगा, टैक्स की चोरी हो जाती है। और क्या, तीसरी प्रॉपर्टी खरीदनी तो आपके नाम पे खरीदी, आप भी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर लो। डिपार्टमेंट ये थोड़ी चेक करने आता है कि चारों लोग एक ही घर में रहते हैं, 4 अलग अलग घर में रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स में तो एक सोलो इंडिविजुअल है, तो सब लोग एक एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर भी लें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, ये लीगल है। अब कोविड के टाइम पे, उसके पहले जो मार्केट था, GST, रेरा, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन, डीमोनेटाइजेशन, ये सब जो पूरा साइकिल चला, उसमें प्रॉपर्टी मार्केट बहुत डिप हो गया था कि कैश के बिना चलता नहीं है, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर था कि इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इनकी बैंड भी बहुत बजाई है, तो इसमें ऑल्ट्रेशन किया, अमेंडमेंट किया और बोला अब एक इंडिविजुअल अपने नाम पे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है, भले रहता किसी एक में वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा हो गया कि अब आपके घर में 4 लोग हैं तो अब 8 प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, सबके नाम पे 2-2, और एक भी प्रॉपर्टी को लेट आउट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो। कितने लोग क्या प्रॉपर्टी खरीद के बंद रखते हैं, बोले मेरे को किराया नहीं चाहिए, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, प्रॉपर्टी खरीद के रखता हूँ, फिर जब सही लगेगा बेच दूंगा, मैं किराए पे नहीं देता, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर पर्सन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हो। फिर आपने किसी एक के नाम पे तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी, तो या तो उसको आपको एक्चुअल में किराए पे देना पड़ेगा या फिर डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा, मतलब डिपार्टमेंट तो उस पर टैक्स लेने ही वाला है एनुअल वैल्यू पे, आप देख लो आपको उसको लेट आउट करना है कि नहीं करना है। आई बात समझ में क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन है। तो भाई 2 प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको ये कंसेशन मिलता है, ऐसा बताया हुआ है, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन्ड है। ये बेनिफिट इंडिविजुअल्स को और HUF को ही मिलता है, ये बात भी क्लैरिफाई की। बोलो कुछ कन्फ्यूजन इसमें? तो डायरेक्ट एनुअल वैल्यू आ जाती है 0। आगे देखो सबसेक्शन 3, इसमें बोला है प्रॉपर्टीज लेट आउट पार्शियली। आपकी एक प्रॉपर्टी है, उसको आपने लेट आउट कर दिया पार्शियली। पार्शियल लेट आउट करने का मतलब घर का एक हिस्सा लेट आउट किया हुआ है, एक हिस्सा आप यूज़ कर रहे हो। जैसे बंगलो है ग्राउंड प्लस 1, ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते हो, फर्स्ट फ्लोर किराए पे दे रखा है, दैट इज़ लेट आउट पार्शियली। तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? आधा आधा कर दो, घर का जितना भी एरिया है, जितनी वैल्यू है सब हाफ कर दो, डिवाइड बाई 2। फेयर रेंट हाफ कर दो, म्यूनिसिपल वैल्यू हाफ कर दो, स्टैंडर्ड रेंट आधा कर दो, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड्स में डेटा होता है, पूरी प्रॉपर्टी का होता है। तो इसको डिवाइड बाई 2 करके अपने प्रोपोर्शनलिटी कैलकुलेट करके जितना हिस्सा लेट आउट किया उसको टैक्सेबल मान सकते हैं, जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो एग्जेम्प्ट। समझ आए? डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन है।
फिर बोला है बी पॉइंट में, हाउस लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। इसमें बोला अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी लेट आउट कर दी ना, तो पूरे साल के लिए डीम्ड लेट आउट मान ली जाएगी। डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा कि लेट आउट है, तो महंगा पड़ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए लेट आउट करने जाओगे तो टैक्सेबिलिटी ज़्यादा भी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रिमेनिंग वेकेंट। बोला मैंने आपको, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर बंद पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे नाम पे 2 प्रॉपर्टी है, एक में रहता हूँ, एक बंद पड़ी है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोल सकता, खुद ही अलाउ किया, 2 प्रॉपर्टी अलाउड है, ठीक है, ये सेम कंडीशन है। चलो, तो ये सब पॉइंट्स, अंदर की थियरी सेम है, इसलिए वर्ड टू वर्ड जा नहीं रहा हूँ। एक बार आपको पढ़नी तो पड़ेगी, जितना मैंने बताया वो सारा रिकॉल होगा, बस उसको एक बार रिलेट करना है। और फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ सबसेक्शन, उसमें बोला है डीम टू बी लेट आउट। ये वही हो गया जो मैंने बोला थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो अपने नाम पे, तो या तो पहले से दिमाग लगा लेना कि उसको किराए पे देना ही है, नहीं दोगे तो अपनी जेब से टैक्स भरो। ये जानबूझ के गवर्नमेंट करती है ताकि लोग अननेसेसरी प्रॉपर्टीज़ खरीद के उसको ब्लॉक नहीं करें। अब सोचो नीचे फ्लोर पे एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, मैंने ओनर को बुलाया रेंट पे दे दे, अरे नहीं दूंगा, मेरा कौन सा टैक्स लग रहा है, अरे दे दे यार, बंद पड़ी क्या करेगा, मैं यूज़ करूँ, किराया तो दे ही रहा हूँ ना। अब अननेसेसरी लोग क्या कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, ब्लॉक करके रख दो, भाव बढ़ेगा मार्केट में, फिर किराए पे चढ़ाएंगे। अब डिमांड सप्लाई ख़राब करोगे तो फिर रेट्स पे फ़र्क पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, तीसरी प्रॉपर्टी तो टैक्सेबल ही होगी, अब देख लो तुमको किराए पे देना है कि अपनी जेब से भरना है। अब बोलेगा नहीं ले लो यार, मेरा टैक्स आ रहा है फालतू का, तुमसे वसूल करूँगा तो ही तो भरूँगा। बात समझ आ रही? तो ये कंडीशन, तो दिस इज सबसेक्शन 4। चलिए आगे देखें, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। एक है ना अनरियलाइज रेंट वाली सिचुएशन है यहाँ पे। जो किराएदार आपने रखा है, ऐसा हो सकता है उसने किराया नहीं दिया और आपने उसकी जगह खाली करा दी, पैसे नहीं देने तो जाए, यहाँ से हो सकता है कुछ नुकसान हो गया, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। तो अगर रेंट रियलाइज हुआ नहीं है तो वो AR में से माइनस होता है। वो जो AR नहीं कैलकुलेट कर रहे थे, AR ER, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब पूरे साल का किराया मुझे आपसे लेना था, मान लो जैसे ये था 1,70,000, पता चला आपने इसमें से 15,000 रुपये दिए नहीं, तो मेरे पास आए कितने, 1,55 ही तो आया। समझ आ रहा है? तो ये अनरियलाइज रेंट माइनस हो जाता है और इसके ऊपर कैलकुलेशन होता है। ये बेसिक स्टोरी है। अब अनरियलाइज रेंट अगर आपको क्लेम करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने टेनेंट को निकाल दिया है, आपने रिकवर करने की कोशिश की, उसको लीगल नोटिस दिया, उसने पे नहीं किया तो आपने उसको हटा दिया और वो आपकी और कोई प्रीमाइसेस यूज़ नहीं कर रहा है। ये सब आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तो ही वो माना जाएगा कि अनरियलाइज रेंट जो है वो बात जेन्यून है। नहीं तो फिर अगेन डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप अनरियलाइज दिखा दोगे, कैश में ले लोगे, वो सब नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है थियोरेटिकल, एक बार पढ़ोगे तो बात समझ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है सबसेक्शन 5, लेकिन वो आज ले सकते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं, छोटा सा ही पॉइंट है वैसे तो चलेगा। चलो ठीक है, कवर कर लेते हैं, एक ही कंडीशन, इतना टाइम नहीं लगेगा, तो क्या सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सबसेक्शन 5 है 23 का, यहाँ बात हो रही है नोशनल इनकम की। अच्छा पॉइंट है प्रैक्टिकली, 2018-19 से आया था ये, उसके पहले ये कंडीशन नहीं थी, नया सबसेक्शन ऐड हुआ था। इंटेंशन है बिल्डर्स को इसके अंदर कवर करना, और जो कच्चे में प्रॉपर्टी खरीदते हैं कैश में, नाम पे ट्रांसफ़र करवाए बिना, उनको यहाँ पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की। बिल्डर एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उसके अंदर ना 150 फ्लैट है, बहुत सारे लोग ना पूरा पैसा कैश में देते हैं और फ्लैट अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाते, वो डायरी बनवा लेते छोटी सी, उसमें एंट्री करवाते जाते हैं इतना कैश दिया। अब बिल्डर और आपके बीच में वो डायरी ही प्रूफ है कि फ्लैट आपने खरीदा है। SMC के रिकॉर्ड्स में वो फ्लैट अभी तक अनसोल्ड है, ऐसा बहुत चलता है। तो बिल्डर आपके पैसे लेके फ्लैट बनाता है और ओनरशिप भी अपने पास रखता है, ये ट्रस्ट पे चलता है कि इसमें क्यों लोग ये कर रहे हैं, जो खरीद रहा है वो कच्चे के पैसे दे रहा है, ब्लैक मनी, उसके पास ऑन पेपर उतने पैसे ही नहीं है कि वो फ्लैट खरीद सके। अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएगा तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, पैसा लाया कहाँ से वो इनकम टैक्स वालों को दिखाना पड़ेगा, टैक्स लग जाएगा। तो चोरी के पैसे हैं, ब्लैक मनी है, इस तरीके से लोग घुमाते हैं। अब क्या होता है, बिल्डर इनकम टैक्स वालों को ये दिखाता है कि भाई मेरे पास ना 150 में से 50 फ्लैट खाली पड़े, मतलब बिके ही नहीं। अब ये तो मेरी तो इन्वेंट्री है, मैं तो बिल्डर हूँ, मेरे लिए तो फ्लैट क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, तो मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स तो लगता ही नहीं है, वो तो इन्वेस्टर के लिए लगता है। और फ्लैट बिकेगा तो उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स आएगा ना। तो बिल्डर लोग क्या करते थे, क्लाइंट का फ्लैट खुद के नाम पे दिखा के, अनसोल्ड दिखा के, इन्वेंट्री बता के उसके ऊपर टैक्स बचाते थे, तो आपका टैक्स भी नहीं लगेगा और मेरे को तो भरना ही नहीं होता है, वैसा हो गया। गवर्नमेंट को ये बात पता है कि इस तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, उन्होंने सेक्शन बना दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आपकी इन्वेंट्री है, फ्लैट अनसोल्ड है, तो एक डेडलाइन तक हम ये चीज़ चलाएंगे कि भाई ठीक है, प्रॉपर्टी महंगी चीज़ होती है, एकदम से बिकती नहीं है,
लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर वो आप बोल रहे हो अगर नहीं बिक रही है तो या तो उसको किराए पे दे दो, आप भी तो किराए पे दे सकते हो एज अ बिल्डर, क्यों प्रॉपर्टी बंद करके रखिए, किराए पे चढ़ा दो, किराया कमा लो, या फिर बेचो उसको। 2 ऑप्शन है आपके पास, देख लो क्या करना है। हम तो उस पर टैक्स लगाना शुरू करेंगे। ये डेडलाइन दी है 2 साल की। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, ध्यान से समझना, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल, तो डेट टू डेट नहीं चलता है, 31 मार्च से चलता है ये। तो आपकी प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट हुई है मान लो जनवरी में, तो अभी 31 मार्च आएगा, वहाँ से अगले 2 साल का टाइम आपको मिला है फ्लैट बेचो। 2 साल तक का टाइम दिया बिल्डर को कि तू भाई फ्लैट बेच ले, उसके बाद भी नहीं बिका तो या तो किराए पे चढ़ा दे या अपनी जेब से टैक्स भर दे, हम तो उसको डीम्ड लेट आउट मान ही लेंगे वैसा। तो ये डेडलाइन फिक्स कर दी जो पहले नहीं होती थी, तो सालों साल फ्लैट पड़े रहते थे इन्वेस्टर के, जब तक उसको अपना भाव नहीं मिलेगा वो बेचेगा नहीं। फिर जब बेचने की बात आती तो पता है क्या होता था, सारा ट्रांजैक्शन ऑन पेपर होता था बिल्डर और बायर के बीच में, और बीच में जो इन्वेस्टर होता था वो छुपा हुआ रहता था। ऑन पेपर तो वो कहीं है ही नहीं, मतलब आपने मुझसे फ्लैट खरीदा है, डायरी बनवाई हुई है, तो मालिक तो आप हो ना। अब मेरे पास कोई आया बोले सर कोई फ्लैट खाली पड़ा है क्या, मैं बोला है लेकिन मेरा नहीं, इन्वेस्टर का है, उससे पूछना पड़ेगा क्या भाव में उसको बेचना है, पैसा मेरा नहीं लगा है उसका लगा हुआ है डायरी वाले का। डायरी वाला बोलेगा इतने भाव में बेचना है, खरीदना है तो बताना। अब जो यूज़र आया है जो घर में रहना चाहता है वो डील एक्चुअली मेरे साथ कर रहा है, लेकिन मालिक तो आप हो ना। तो फिर क्या होता है, जो भाव आप नक्की करोगे उस भाव में बेचना है, पर जो पेपर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सेलर मैं बायर वो, आपका नाम ही नहीं बीच में, तो आप सीधा प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए, क्योंकि पैसा भी तो आपने लगाया था। डायरी के बदले आपको पैसा मिल गया, आप फ्री हो गए, वही पैसा आपने किसी और फ्लैट में इन्वेस्ट करके वहाँ डायरी बनवा ली, तो ब्लैक मनी लगा के ब्लैक मनी कमा के निकल गए। फिर वही ब्लैक मनी कहीं और इन्वेस्ट किया, फिर उसमें से और ब्लैक मनी कमाया। तो ये जो ब्लैक मनी कमा के लोग बैठे सूरत में, वो पैसा ऐसे बनाते जा रहे थे। एक पॉइंट पर प्रॉपर्टी मार्केट बहुत सस्ता था, और जिनके पास दूसरे बिजनेस से अच्छे पैसे थे, टेक्सटाइल से, डायमंड से, सब जगह से, उन्होंने इसमें लगाए और प्रॉपर्टियों में पैसे डबल किए, कुछ महीनों में डबल हो जाते थे। तो ऐसे कर करके इतना पैसा बना लिया कि अब उस मार्केट में उतना अट्रैक्टिवनेस नहीं है, कि प्रॉपर्टीज़ उतनी जल्दी नहीं ट्रांसफ़र होती। लेकिन जब लोग सूरत आ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम था, तो फटाफट प्रॉपर्टी के रेट डबल होते जा रहे। तो काफ़ी लोगों ने शॉर्ट टर्म में अच्छी वैल्यूएशन कमा के अपने पैसे बना लिए, अब उन्हीं पैसों से पैसा कमाए जा रहे हैं, समझ आ रहा है। लेकिन आज ये चीज़ शुरू करनी तो बड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले तो आप उतनी कैपिटल इकट्ठी करो कि आप एक फ्लैट खरीद पाओ ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए और डायरी घुमाने के लिए, तो वो थोड़ा सा टफ हो गया है वैसे। तो ये सब कैलकुलेशंस चलते हैं इसमें, ये पॉइंट है। तो बिल्डर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन आ गया, 2 साल में नहीं बेचा ना, तीसरे साल से टैक्सेबल आया समझ में। इसको बोलेंगे नोशनल इनकम, जो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन आगे अगर नहीं हुई तो टैक्स लगेगा। तो दिस इज सबसेक्शन 5। बोलो स्टोरी समझ आई। तो 23 आपका पूरा सेक्शन मैंने यहाँ कंप्लीट करा दिया। अब आगे जो है 24 से वो कल अपने कंटिन्यू करेंगे। छोटा ही टॉपिक है, कल मैं इसकी पूरी थियरी आपकी कंप्लीट करा दूँगा, परसों तक सम्स का डिस्कशन हो जाएगा और आपका एक हेड ऑफ इनकम कंप्लीट।